देखिए आपको बता दें, जिस तरह से हॉर्मुज पर अमेरिका की ईरान को चेतावनी दिख रही है, ऐसे में हॉर्मुज पर अमेरिका की ईरान को कह सकते हैं ये बड़ी चेतावनी इस वक्त है। ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, हॉर्मुज को लेकर ईरान अमेरिका में तनाव और बढ़ गया है। तो आईआरजीसी ने अमेरिका को खुली धमकी दी है और यहां पर अमेरिका को कड़ा जवाब दिया जाएगा, ऐसा ईरान कह रहा है। तो गलत कदम उठाने पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। हॉर्मुज वाले इलाके पर ईरान का नियंत्रण, आईआरजीसी की तरफ से कहा जा रहा है, कोई भी दुश्मन यहां सुरक्षित नहीं रहेगा। आईआरजीसी की तरफ से बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। हॉर्मुज वाले इलाके पर ईरान का नियंत्रण है, आईआरजीसी ने साफ कर दिया है और यहां पर किसी और का कब्जा नहीं हो सकता है। खुली धमकी यहां पर दी जा रही है, अमेरिका को कड़ा जवाब दिया जाएगा, ये ईरान का कहना है। तो गलत कदम उठाने पर कड़ा जवाब देंगे। हॉर्मुज वाले इलाके पर ईरान का नियंत्रण और ऐसे में कोई भी दुश्मन यहां सुरक्षित नहीं रहेगा। तो आईआरजीसी ने धमकी दे दी है कि किसी भी तरह से जो दुश्मन है यहां पर सुरक्षित नहीं रहेगा और ये माना जाए कि अब पूरी तरह से हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है। आईआरजीसी ने साफ कर दिया है, अगर कोई दुश्मन यहां पर पहुंचने की कोशिश करेगा, जिस तरह की धमकी ट्रंप दे रहे हैं, तो यहां पर आईआरजीसी ये कह रही है कि वो दुश्मन बचेगा नहीं, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज पर अमेरिका की ईरान को चेतावनी। बड़ी खबर, हॉर्मुज पर अमेरिका की ईरान को चेतावनी, ईरानी बंदरगाहों की आज से नाकाबंदी करेंगे, तो आने जाने वाले जहाजों पर नाकाबंदी लागू होगी। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर नाकाबंदी लागू होगी। एक और चेतावनी आ रही है अमेरिका की तरफ से हॉर्मुज पर कि यहां पर ईरानी बंदरगाहों की आज से नाकाबंदी शुरू कर दी जाएगी, यानी आने जाने वाले जहाजों पर यह नाकाबंदी लागू होगी। तो राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर नाकाबंदी लागू होने जा रही है। ये बड़ी चेतावनी है और ये धमकी भी मानी जा सकती है। जिस तरह से हॉर्मुज को लेकर विवाद गहराता हुआ दिख रहा है, ईरान एक तरफ कह रहा है कब्जा मेरा है और यहाँ पर अगर कोई दुश्मन किसी भी तरह से हॉर्मुज को पार करने की कोशिश करेगा तो बचेगा नहीं। वहीं अमेरिका भी सीधे तौर पर यह कह रहा है कि हॉर्मुज को लेकर अब कहीं ना कहीं जो ईरान की है वो नाकेबंदी की जाएगी और इसको लेकर आज से ही कार्रवाई शुरू होने की बात भी कही जा रही है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता विकास अब्रोल भी और ज्यादा अपडेट के लिए, और ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार जी जुड़े हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ है, रितेंद्र माथुर जी भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। ये भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला अपडेट विकास अब्रोल से ले लिया जाए। विकास, फिलहाल क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आ रहे हैं हॉर्मुज को लेकर, क्या रुख है ईरान और अमेरिका का? देखिए, लगातार जिस तरह से हम बात करते हैं कि हॉर्मुज जो है एक ऐसी कड़ी है जो कहीं ना कहीं इस वॉर को बढ़ा सकती है, और वही अब सामने दिख रहा है। लगातार जिस तरह से ईरान ने मना कर दिया हॉर्मुज से कोई भी जहाज नहीं निकल पाएगा, और कल जिस तरह से अमेरिकी एक नौसेना के जहाज को चेतावनी देकर वहां से गुजरा, तो ऐसे में अब ये जो इनके आपस के जो रिश्ते हैं और खराब होंगे। और अब जिस तरह से सुबह ट्रंप ने आज बोल दिया कि जितने भी ईरान के बंदरगाह वहां से आने वाले सब जहाजों पर हमला किया जाएगा, सब अपना अपना ध्यान रखें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीजें अब और भयानक रूप लेंगी। और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया और यूके ने जरूर कहा है कि हम इस मामले में यूएस के साथ नहीं है। उधर से तुर्की ने कह दिया कि अब अगर इजराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई करता। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर की तरफ ये चीजें जा रही है। बहुत जल्दी इन पर काम करना होगा, किसी तरह से समझौता करना होगा, अदरवाइज आने वाले समय में ये सब देश इसमें कूद पड़ेंगे। तो आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर भी होने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं। फिलहाल समझौता कहीं होता दिख नहीं रहा। इजराइल ने भी अपने एक बार फिर से वो सब लोकेशंस ऑन कर ली हैं, वहां पर अपने ट्रूप्स भेजे जहां से वो लगातार ईरान पे हमला कर रहा था। पाकिस्तान ने सऊदी में अपनी सेना भेज दी है, वो वहां से अब अपने जहाज भेजा, इधर हमला हुआ। सब देश अब इसमें नजर आ रहे हैं और ये ध्यान लेता जा रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि हॉर्मुज को लेकर जिस तरह से गतिविधियां तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्या कुछ भविष्य हॉर्मुज को लेकर सामने आता है। आशीष सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, फिलहाल जो हॉर्मुज को लेकर टेंशन और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान ने कह दिया पूरी तरह से कब्जा है, हालांकि पहले भी वो इस बात को कह चुका है, और अमेरिका कह रहा है कि अब हम पूरी तरह से सख्ती से नाकेबंदी शुरू कर देंगे। तो क्या कुछ समझा जाए इस हालात को और क्या भविष्य हो सकता है आने वाले दिनों में? ये तो इस पर थोड़ा और क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, क्योंकि कल जो 2 क्लेम्स आए हैं अमेरिका की तरफ से, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का क्लेम है जो वर्बल है, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम हॉर्मुज को टोटली ब्लॉक कर देंगे, और उसके कुछ देर के बाद सेंटकॉम से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई जिसमें थोड़ी और क्लैरिटी थी, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था ट्रंप के वर्बल स्टेटमेंट को।
जी। जिसमें सेंटकॉम ने क्लियरली बोला है कि हम ईरानियन पोर्ट्स से आने जाने वाले जहाजों को, चाहे वो किसी भी देश के हों, उनको परमिट नहीं करेंगे हॉर्मुज से। ईरानियन पोर्ट्स, मेरे ख्याल गल्फ में उनके 8-10 पोर्ट्स हैं, पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान को मिलाकर। तो सेंटकॉम ने बहुत स्पेसिफिक बोला है कि उन पोर्ट से आवाजाही को वो रोकेंगे, चाहे वो किसी भी देश के जहाज हों, जो कि अपने आप में एक इलीगल स्टेटमेंट है, क्योंकि वो किसी दूसरे कंट्री को जो वॉर में नहीं शामिल है, उनके जहाजों को मैरीटाइम इंटरनेशनल वाटर में नहीं रोक सकते, उसको असॉल्ट माना जाएगा। लेकिन फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा हॉर्मुज में, अगर वो ईरान के पोर्ट से। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप का जो वर्बल था वो स्वीपिंग था कि हम हॉर्मुज को टोटली बंद कर देंगे। ऑन दी कॉन्ट्ररी, ईरान ने कल एक यूएवी का वीडियो रिलीज किया है, जिसमें वो हॉर्मुज की एक्चुअल स्थिति को दिखाते हुए ये क्लेम कर रहे हैं कि हॉर्मुज पे हमारा टोटल कंट्रोल है। सेंटकॉम के लिए गीतू ज्यादा क्लैरिटी इसलिए लग रही है क्योंकि उन्होंने एक टाइमलाइन दे दी है कि आज 1400 जीएमटी, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से 7:30 बजे रात को, 7:30 PM बाय नाइट, उनका ये स्टॉपेज शुरू होगा, जिसमें वो सारे ईरानियन पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों को रोकेंगे। अब किस तरह से रोकेंगे, कैसे उनको ट्रीट करेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, ये क्लैरिटीज अभी नहीं आई है। ठीक है। लेकिन साथ जी की तो लेकिन शायद से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो ईरान की तरफ से जहाज आएंगे उन्हें रोका जाए, और उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, क्या लग रहा है आपको? बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि उस इलाके में अब मिलिट्री एक्टिविटीज शुरू हैं। अमेरिका के 2 माइन स्वीपर्स अलोंग विद सम मिसाइल कैरिंग शिप्स उस इलाके में हैं, पिछले 3 दिनों से हैं। और अब यूनाइटेड किंगडम के कुछ वेसल्स जो माइन स्वीपर्स हैं, वो भी उसी इलाके में काम कर रहे हैं, वो भी माइन स्वीपिंग का काम कर रहे हैं। हालांकि इंग्लैंड ने कल बोला है क्लियरली कि वो किसी मिलिट्री एक्शन में शामिल नहीं होंगे, उनके माइन स्वीपर्स वहां पे रहेंगे और उनके यूएवीज वहां पे रहेंगे फॉर कोऑर्डिनेटिंग। लेकिन मिलिट्री एक्शन अगर अमेरिका आज शुरू करता है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंग्लैंड का नाम लिया था कि उनकी भी वेसल्स आएंगी गल्फ में फॉर द पर्पस ऑफ क्लोजर ऑफ हॉर्मुज, उसको उन्होंने डिनाई किया हुआ है। हाँ। तो इससे एक बहुत मेजर हाँ गीतू, सर एक रिएक्शन और आपका मैं लेना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है ट्रंप की तरफ से जो टोल का भुगतान हॉर्मुज पर करेंगे उन जहाजों को भी रोका जाएगा। टोल एब्सोल्युटली अनलॉफुल है, इलीगल है, और ये एक किस्म की, अगर हम कोलोकियल लैंग्वेज करें तो ये गुंडागर्दी है। ये आईआरजीसी की स्टेट ऑफ माइंड दिखाता है, वो गुंडागर्दी पे उतर रहा है। जैसे आप पहले सुनते थे इंटरनेशनल वाटर्स में इधर हर तरफ कुछ शिप्स घूमती रहती थी जो जहाजों को रोक के उनसे पैसे उनको लूट लेना, ये उस किस्म की एक्टिविटी, ये स्टेट एक्टिविटी नहीं है। ये अमेरिका कह रहा है, ये अमेरिका कह रहा है कि जो टोल का भुगतान करके हॉर्मुज से निकलेंगे उन देशों के लिए, उन जहाजों के लिए हमारी नाकेबंदी रहेगी, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर कौन सा जहाज है जो कि टोल देकर आगे बढ़ा है। तो ये अमेरिका कह रहा है। अमेरिका ये चाह रहा है कि दूसरे देश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके हॉर्मुज की एक्टिविटीज में पार्ट ले, मतलब देश या कार्गो शिप्स डायरेक्टली काउंटर करे आईआरजीसी को कि हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि आईआरजीसी टोल ले रहा है और जहाजों को एनर्जी ले जानी है तो वो टोल दे रहे हैं, फिर अपने देशों में जाके महंगा तेल बेच रहे हैं। तो इसमें अमेरिका ने एक इनडायरेक्ट अप्रोच लिया है इन देशों को भी शामिल करने का, कि आप रेसिस्ट कीजिए, आप आईआरजीसी को अगर पैसे देकर निकल रहे हैं तो हम आपको नहीं जाने देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड कि वो उनकी धमकी इस वजह से है कि दूसरे देश भी काउंटर करे आईआरजीसी की एक्टिविटीज को। जी गीतू, बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद हमारे बाकी पैनलिस्ट का हम रुख करेंगे। हिजबुल्लाह से जंग के बीच लेबनान पहुंचे हैं पीएम नेतन्याहू। हिजबुल्लाह से जंग के बीच लेबनान पहुंचे हैं पीएम नेतन्याहू। लेबनान में आईडीएफ की कार्रवाई के बीच पहुंचे नेतन्याहू। तो इजरायली सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए लेबनान पहुंचे हैं। लेबनान में हमारे वीर योद्धाओं के साथ मैं हूं, नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में घुस चुकी है इजरायली सेना। लेबनान सीमा पर बफर जोन बनाना चाहता है इजरायल। ये बड़ी खबर नेतन्याहू की तरफ से बयान कि हम अपने सैनिकों के साथ हैं और लेबनान में हमारे वीर योद्धाओं के साथ मैं हूं, जिनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहां पर पहुंचा हूं। दक्षिणी लेबनान में घुस चुकी है इजरायली सेना। लेबनान सीमा पर बफर जोन बनाना चाहता है इजरायल, यानी इजरायल रुक नहीं रहा है। ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं लेबनान में। हिजबुल्लाह के खिलाफ जो जंग है इजरायल की, वो लगातार जारी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई पीस टॉक हो ना हो। लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू बहुत क्लियर है उन्हें करना क्या है, क्या कुछ फैसला उन्हें लेना है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हम रुक कर लेते हैं मनोज जी का। मनोज जी, इस पूरे मामले को कैसे समझिए कि दक्षिण लेबनान पर कब्जे की बात जब यहाँ पर नेतन्याहू कह रहे हैं?
आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव हम लोगों को 2 दिन पहले लग रहा था कि वार्ता शुरू हुई है और हम्म। लगभग 50 साल के बाद जो है अमेरिका और ईरान के बीच एक पॉजिटिव हुआ है। लेकिन जिस तरह से वार्ता फेल हुआ है, मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड के सभी लोगों को डिसअपॉइंट हुआ है इससे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका को जो है जरूर वर्ल्ड कम्युनिटी साइड से जो है, मुझे लग रहा है कि उनसे वार्ता करना चाहिए कि कैसे जो है युद्ध को कम किया जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक अमेरिका से बात नहीं होगा, उनका रवैया वन साइडेड रहता है। अब सीज फायर बचा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो खास करके जो भी अफेक्टेड कंट्रीज हैं, हम्म। उनसे जो है अमेरिका से जरूर बात करना चाहिए कि सीज फायर ये कंटिन्यू रहे, और जो सप्लाई ऑयल का है हॉर्मूज से जो हो रहा है वो कंटिन्यू होना चाहिए। हालांकि आज का जो स्टेटमेंट आया है उसके आधार पे तो ये बोला जा रहा है कि अब अमेरिका भी जो है वो चेक करेगा कि यहाँ से जो है वो टोल टैक्स जो है ईरान को दिया है या नहीं दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सेकेंड दौर का जो है वार्ता हो, किस तरह से, मुझे लग रहा है कि सभी को आगे आना चाहिए। जिस तरह से आज यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने बोला है कि लेबनान को भी जो है इस सीज़फायर में शामिल करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और कंट्री जो अब तक कुछ नहीं बोले हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो है वार्ता शुरू हम्म। हो और हम्म। किसी तरह से जो है ये सीज फायर कंटिन्यू रहे। क्योंकि इससे जो है वर्ल्ड के जी। लगभग सभी कंट्रीज जो है किसी न किसी रूप में अफेक्टेड हैं। आज देख हम्म। लीजिए जिस तरह से ट्रंप ने जो है हमलावर स्टेटमेंट रहा है ट्रम्प का, उससे जो है क्रूड ऑयल का जो है लगभग 8% जो है रेट बढ़ गया है। अब वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे अगर रहा तो जो भी कंट्रीज डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट ऑयल पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें परेशानी होगी। जी। अब ऐसा हम्म। लग रहा है कि देखिए आने वाले समय में अमेरिका किस तरह से आगे बढ़ता है। हम्म। और हालांकि ईरान का अब तक जो है डिफेंसिव अप्रोच रहा है। अभी भी हम्म। उसने बोला है कि 50 साल में पहली बार ऐसा जो है वो एक लॉन्ग मीटिंग हुआ है अमेरिका से। तो मुझे लग रहा है कि ईरान अभी भी ये पॉजिटिव देख रहा है। अब ये देखना है कि अमेरिका जो है कैसे आगे रिस्पॉन्ड करता है, या इसी तरह से एग्रेसिव उनका जो अप्रोच है वो रहता है। बिल्कुल। और यहाँ पर ये देखिए रितेन जी, सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग है अमेरिका की तरफ से। अगर बाकी देश विरोध नहीं कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं हम शांति से अपना जैसे भी हो रहा है अपना काम कर लें, हॉर्मुज से अपने जहाज़ों को निकाल लें, टोल देकर निकाल लें, क्योंकि उन्हें इस वक्त फ्यूल की ज़रूरत है। तो ऐसे में अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है उन देशों को कि अगर आप टोल देते हैं तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा, या आप भी विरोध कीजिए। ये किस तरह की हम कह सकते हैं ब्लैकमेलिंग है अमेरिका की तरफ से, और क्या इसको लेकर बाकी देश अमेरिका के एंटी नहीं होंगे? नहीं, इसमें अमेरिका की ब्लैकमेलिंग वर्ड यूज करें हम लोग। हेलो, अब जी। ब्लैकमेलिंग यूज नहीं करें, क्योंकि क्या है कि ब्लैकमेलिंग नहीं, वो स्ट्रेटजी है एक्चुअली। तो दुनिया के देशों के सामने आवाजाही की सबसे बड़ी समस्या उसमें अगर पानी के जहाज नहीं जाएंगे तो सामान इधर से उधर नहीं जाएगा, ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा, देश के ऊपर असर पड़ता है। असर पड़ेगा तो समस्या आएगी उन देशों के अंदर। इस चीज का फायदा उठा रहा है अमेरिका। सारी दुनिया इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करे कि हाँ भाई ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसके ऊपर जबरदस्ती का टोल टैक्स वसूला जा रहा है। अच्छा, टोल टैक्स ईरान नहीं दे रहा, IRGC ले रहा है। IRGC कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि देश एक पूरा के देश कहेगा भाई हाँ भाई चलो हम। लेकिन आप समझ रहे हैं विरोध करने का मतलब, अगर कोई देश विरोध करता है तो सीधे तौर पर अमेरिका के साथ वो है, अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, चाहे उनकी हैसियत हो या ना हो। अगर किसी देश की हैसियत इतनी नहीं है कि वो वॉर में शामिल हो जाए, तो वो क्यों होगा? नहीं, वॉर नहीं, ये ऐसा है कि लड़ तो कोई लोग रहे हैं, तो उनको लड़ने के लिए ताकत देने वाले लोग क्या होंगे कि वो हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है, टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब टोल टैक्स लेने भी क्यों जरूरत है? अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी इसमें टोल टैक्स लेना, जैसे आशीष जी ने कहा गुंडागर्दी है, इट इज लाइक गुंडागर्दी टिपिकल। पायरेट्स जैसे होते हैं, समुद्री लुटेरे रहते हैं, वो जहाजों को लूटते हैं, तो इसी प्रकार का काम है। और ये ईरान के अंदर एकदम किधर से आई है कि चीन ने उनको हथियार सप्लाई किए हैं। अभी तक हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा था, तो ठंडे होकर बैटिंग करने आए थे, यहाँ पे मीटिंग करने आए थे। अब क्या हुआ, जब चीन ने वहां पे हथियार पहुंचाए, जिसका चीन मतलब डिनाई कर रहा है कि हमने नहीं पहुंचाए, पर उसने हथियार पहुंचाए वहां पे। हथियार पहुंचाए तो उनके हथियार मिले तो फिर लड़ने खड़े हो गए वो। अभी इसमें इजराइल को स्ट्रेटेजिकली इसलिए ऐसे करना पड़ रहा है कि लेबनान को उन्होंने पीस टॉक में शामिल करने के लिए घोषणा की। अब लेबनान को पीस टॉक में शामिल नहीं किया जा रहा था पहले, इन्होंने उसको शामिल किया। शामिल करने के पीछे एक मुद्दा ये था कि जो हमास जो है उसका एक लीडर था जिसका नाम नईम कासिम बताया जाता है। नईम कासिम एक बंकर पे छुप के बैठा हुआ था। नईम कासिम घर से बाहर नहीं आ रहा था, तो वैसे में उसको निकाला कैसे जाए, तो इजराइल ने स्ट्रेटेजी यूज की कि आपको हम पीस टॉक में शामिल करते हैं। जैसे पीस टॉक में शामिल होने की बात आई तो नईम
बंकर से बाहर आया, जैसे ही बाहर आया उसको इमीडिएटली इसराइल ने एलिमिनेट कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जहाँ उनके सामने अब वो ताकत उनकी बढ़ रही है, और यही चीज वो ईरान में भी करने वाले हैं। ये जो पीस टॉक जो चल रहा है, ये पीस अगर नहीं चलेगा तो ईरान के सामने सीधी लड़ाई होगी। पर इसमें क्या आम जनता मारी जाएगी? अगर हमले होते हैं, सिविलियंस भी मरते हैं, कोई सिविलियन पे देश में हमला होगा तो सिविलियन तो मरेंगे बेचारे, उनको बचाना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रेटेजी रखना बहुत ठीक है। आप सही कह रहे हैं हमला नहीं कि करें। आईआरजीसी को कोई हक नहीं है टैक्स लेने का, ईरान को भी हक नहीं है इस तरह से टैक्स इंपोज करने का, लेकिन यहाँ पर साहिर सर वाकई अगर कोई देश नहीं इन्वॉल्व होना चाहता तो वो हो ही जाएगा, चाहे या ना चाहे। अमेरिका को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं टोल टैक्स का, चाहे आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, उनको चाहिए कि हमारी फ्यूल इस रास्ते से गुजरे और इस वक्त मुझे इतनी जरूरत है कि मैं अपने इस जहाज को यहाँ से लेकर निकलूं, चाहे मुझे टोल टैक्स भी देना पड़े। तो ऐसे में उस देश के लिए क्या कुछ स्थिति होगी? वो तो यही होगा ना कि उसके जहाज अटक जाएंगे, या वो विरोध करने के लिए वहीं पर अटका रह जाएगा, या अमेरिका को सपोर्ट करेगा। मैं उस देश के लिए कंसर्न चाहती हूँ कि आप क्या कहेंगे उसके लेकर। जी की तो बिल्कुल सही बात है। हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं। सपोज कोई कार्गो इंडिया के लिए आ रहा है और उसने ये डिसाइड किया कि हम $1 पर बैरल आईआरजीसी को देते हैं क्योंकि हमारे कंट्री को या उस देश को ये जरूरत है तेल की। एग्जैक्टली। तो इसमें अमेरिका एक थर्ड पार्टी होता है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है इस जहाज को रोकने की इस पर्पस के लिए। लेकिन अमेरिका ने क्या यूज किया, वो इस एक्ट को वॉर फंडिंग मान रहे हैं कि आपने ये जो पैसे दिए इससे आईआरजीसी चाइना को पेमेंट कर रही है और अपने लिए हथियार खरीद रही है। तो इस वजह से उन्होंने एक टेक्निकल एंगल डाला हुआ है कि वॉर फंडिंग करने वाले देश उस देश के लिए फंडिंग कर रहे हैं जिसके खिलाफ हम वॉर लड़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसे रोकेंगे। इन सारी चीजों में काफी लेवल तक ये तो कई लीगैलिटीज होती हैं जी। इस वजह से इसको बहुत डिटेल में समझना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल ये दोनों तरफ से इलीगल काम है। ना आईआरजीसी ये खरीद पैसे ले सकता है, ना अमेरिका उस पैसे की वजह से किसी थर्ड कंट्री के जहाज को रोक सकता है। जी बिल्कुल सर, और भी अपडेट लेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, इराक के राजदूत को तलब किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, इराक के राजदूत को तलब किया। सऊदी अरब ने इराकी राजदूत को तलब किया है और इराक की जमीन से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, सऊदी अरब का कहना है। तो ड्रोन हमले इराक के लिए खतरा है, सऊदी अरब ने एक तरह से चेतावनी दिया है। इराक के विदेश मंत्रालय ने हमलों की निंदा की है। सऊदी अरब ने इराकी राजदूत को तलब किया है क्योंकि यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, इराक की जमीन से ड्रोन अटैक हो रहे हैं और सीधे तौर पर अब ऐसे में सऊदी अरब ने इराकी राजदूत को तलब किया। इराक की जमीन से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर साहिर सर क्या माना जाए, दूसरे देश जो है अब उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिखने लगा है? देखिए, कर्ड्स, इराकीज और हौतीज, ये इनके पास काफी बड़ी संख्या में ईरान के सपोर्टर्स हैं। और अगेन यहाँ पे ये लीगल वॉरफेयर, इनको पता कि ईरान अभी हमले नहीं कर सकता, लेकिन इनको अमेरिकन इंटरेस्ट इन सऊदी, बहरीन, यूएई में कुछ ना कुछ डैमेज करते रहना है। इस वजह से ये हमले अब ईरान के बाहर से हो रहे हैं, लेकिन टारगेट सेम है जो ईरान के टारगेट थे। तो ये अननेसेसरी एक एस्केलेशन लाएगा। लेकिन 2-3 की तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं कल। पहला, ईरान ने वार्ता के फेल होने के बाद 3-4 स्टेटमेंट दिए। उसमें एक स्टेटमेंट ये भी था कि डिप्लोमेसी अभी भी जारी रहेगी। मतलब वार्ता फेल हो गई है, लेकिन उन्होंने वापस जाके कहीं वैंस के उस प्रपोजल को रीड किया होगा और बोला होगा कि हम तो ऑलमोस्ट पहुंच गए थे सोल्यूशन पे, लास्ट मिनट में इन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। मतलब अमेरिका ने कुछ एडिशनल क्लॉजेस लगा दिए, इसलिए ये बात नहीं हो पाई, लेकिन डिप्लोमेटिक रूट जारी रहेंगे। तो इसका मतलब अमेरिका की तरफ से भी जो सीज फायर जो दिया गया था 2 हफ्ते का, उसको अभी तक कॉल ऑफ नहीं किया गया है और ईरान ने बोला है डिप्लोमेटिक चैनल ऑन रहेगा। इसका मतलब कि पाकिस्तान पिछले 24 घंटों में काफी बैकडोर डिप्लोमेसी और बातचीत हो रही होगी, ऐसा मेरी उम्मीद है। और कुछ ना कुछ आज लेट नाइट तक 2 o'clock GMT तक इंफॉर्मेशन आ सकती है ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, जिससे एटलीस्ट ये एनर्जी का जो फिर से 8% 9% एस्केलेशन हो रहा है, हर देश के लिए अब ये बहुत महंगा पड़ रहा है। तो इसको ईज आउट करना चाहिए, क्योंकि अभी ये स्पेकुलेटिव है। एक ईस्ट वेस्ट जो पाइपलाइन है सऊदी की, वो आज से फंक्शनल हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है, उसको भी थोड़ा डैमेज हुआ था एक अटैक में। तो एनर्जी सप्लाई आज कुछ इंप्रूव हो सकती है, और अगर डिप्लोमेटिक चैनल की बातें ऑन रहेंगी तो हो सकता है कि आज लेट नाइट इंडिया टाइम तक
एनर्जी सप्लाई कुछ मतलब सस्ते में मिलने लगे लोगों को। जी गीतू। ठीक है सर साहिर सर, लेकिन फिलहाल जिस तरह से माहौल बना हुआ है, ऐसे में देखिए बड़ा सवाल तो ये भी है, अमेरिका ने बाकी देशों से पूछ के तो जंग शुरू नहीं की थी, और ऐसे में इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर अमेरिका और इजराइल का था, तो इसमें बाकी देश जो है विश्व के वो क्यों अब सामने आ रहे हैं? अब ये भी देखिए ना कि ये अमेरिका हमें मजबूर कर रहा है, यानी बाकी विश्व को मजबूर कर रहा है कि आप बट जाइए, कोई ईरान के साइड हो जाए, कोई अमेरिका के साइड हो जाए। ज्यादातर तो अमेरिका यही चाहता है कि उनकी तरफ लोग रहें, चाहे होर्मुज को लेकर हो या दूसरे मामलों को लेकर हो। तो हम अगर नहीं भी चाहते किसी जंग का हिस्सा बनना, तो सीधे तौर पर विश्व के बाकी देश अब इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। गीतू, हॉर्मुज को चोक करने का सिर्फ यही कारण है अमेरिका की तरफ से कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जिनकी मेजर नेवीज हैं, जिसकी हेल्प चाह रहे थे, क्योंकि इनके बहुत मेजर एसेट्स वहां पे डैमेज होंगे अगर ये अकेला जाएंगे। अगर अमेरिकन फोर्सेस हॉर्मुज को घुसती हैं अकेली तो बहुत डैमेज होगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि वहां की जो स्ट्रॉन्ग नेवीज हैं वो इनका साथ दें। और जब उन लोगों ने मना कर दिया, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने ब्लैक एंड व्हाइट में मना करा कि हम इस वॉर में शामिल नहीं होंगे, हॉर्मुज में नहीं जाएंगे मिलिट्री एक्शन के लिए, तब इन्होंने हॉर्मुज को चोक करने का प्लान बनाया, ताकि जब एनर्जी सप्लाई लाइंस इन देशों की भी डिस्टरप्ट होगी, इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, तब कुछ ना कुछ अमेरिका को सपोर्ट मिल सकता है कि हॉर्मुज को मिलकर कैसे खोला जाए। लेकिन ये एंड ऑफ द डे बहुत ही ग्रॉस वायलेशन ऑफ लॉ है, और इन सारे देशों को, मैं कल से कह रहा हूँ गीतू, इन सारे देशों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके अमेरिका को ऑफिशियली चैलेंज करना चाहिए, ना कि रिसीविंग साइड में रहना चाहिए। जी गीतू, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। मनोज जी, अभी बताइए, फिलहाल अगर इस तरह से हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ दिखाई देगा हमें, अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं ईरान को भी सपोर्ट करने वाले देश जो है वो सामने आएंगे, अमेरिका को भी सपोर्ट किया जाएगा, तो अगर भारत की बात इन सब में हम लें, भारत किस तरफ खड़ा हुआ है? क्योंकि भारत के रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं और अमेरिका से भी अच्छे हैं, तो यहाँ पर किस तरह की कूटनीति का इस्तेमाल भारत करता हुआ दिखाई देगा? इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप के ऐलान के बाद यूएस सेंट्रल कमांड की तैयारी। तो ट्रंप ने ऐलान किया और उसके बाद यूएस सेंट्रल कमांड की तैयारी दिख रही है। अमेरिकी सेना ने नाकेबंदी शुरू की तैयारी कर दी है, और ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट में आज शाम से अमेरिका की नाकेबंदी होगी। तो भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से नाकेबंदी हो जाएगी। हॉर्मुज के रास्ते ईरानी पोर्ट्स पर आवागमन पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर, अमेरिकी सेना ने नाकेबंदी शुरू कर दी है, उसकी तैयारी की जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में आज शाम से अमेरिका की नाकेबंदी देखने को मिलेगी। विकास, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जो बिल्कुल लगातार पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज जो है उसकी कारण जो है बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, और सेंटकॉम ने डायरेक्टली बोल दिया है कि वो जितने भी पोर्ट्स हैं ईरान के, वहां से जितने भी जहाज निकलेंगे, जितना भी सामान वहां से निर्यात किया जाएगा, क्योंकि देखिए तेल और गैस जो पास जाती है, उन सब की नाकेबंदी की जाएगी। सब देश जो है ना अपना अपना खुद ध्यान रखें। यानी कि एक तरह से सभी देशों को चेतावनी दी गई कि जो भी ईरान के साथ किसी तरह का व्यापार करने की कोशिश करेगा, उसको अमेरिका का गुस्सा या बंदिश होगी, उसको भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने साथ साथ क्या है कि जो भी देश ईरान की मदद कर रहे हैं, जैसे ये चाइना का नाम तो नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा है उसने कि जो भी करते, लेकिन दबे शब्दों में कुछ लोग चाइना का नाम दे रहे हैं अमेरिका से। ये जरूर कहा है कि चाइना या कोई भी कंट्री ईरान को हथियार सप्लाई करती है, कोई भी किसी तरह की ऐसी मदद मुहैया करती है, उसको टैरिफ लगा दिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये तो ये भी है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी यूक्रेन की मदद कर रहा है रशिया के युद्ध में, और देखा जाए तो ये भी इजराइल की मदद कर रहा है ईरान के खिलाफ। तो ऐसे में ये एक बायस नीति है, या तो फिर आप भी ऐसी हरकतें ना करें ताकि दूसरों को आप रोका जा सके। आप खुद भी वही कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, और फिर आप उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसको लेके जो है रिटेलिएशन दुनिया में देखी जाएगी। जिस तरह से अभी हमारे गेस्ट भी बोल रहे थे, कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे सबको आना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी कि दादागिरी अगर ईरान कर रहा है तो दादागिरी अमेरिका भी कर रहा है। इस तरह की हरकतें कर रही हैं, जो भी वहां से जहाज निकलेंगे उससे वो आक्रमण करेगा या जिस तरह से एक्शन लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल अब दो देश जो है वो अपनी दादागिरी पर तो उतर आए हैं, उसका पूरा नुकसान जो है को झेलना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाएगी, क्योंकि तेल गैस महंगा होगा तो पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन हर चीज महंगी होगी वजह से बिल्कुल एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। विकास, ये माना जाए। एक और बड़ी खबर, शांति वार्ता फेल होने के बाद ईरान का बड़ा बयान सामने आया। शांति वार्ता फेल होने के बाद ईरान ने बयान दिया है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का एक बड़ा बयान माना जा रहा है। अमेरिका तानाशाही छोड़े तो समझौता हो सकता है।
यूएस को ईरान के अधिकारों का सम्मान करना पड़ेगा। तो अमेरिका तानाशाही छोड़े तो समझौता हो सकता है, यूएस को ईरान के अधिकारों का सम्मान करना ही पड़ेगा। बड़ा बयान है पेजेश्कियान का, यहाँ पर एक उम्मीद भी जता दी है। और अमेरिका तानाशाही अगर छोड़ता है तो समझौता संभव है, यूएस को ईरान के अधिकारों का सम्मान करना पड़ेगा। विकास, वाकई ये क्या हो पाएगा? क्या यूएस ईरान के अधिकारों का सम्मान कर पाएगा जिस तरह के अधिकार की बात यहाँ पर ईरान कर रहे हैं? देखिए, लड़ाई सिर्फ तेल गैस की अब नहीं रही है, अपने अपने वर्चस्व बनाने की मिडिल ईस्ट में उसकी लड़ाई चल रही है। और ऐसे में कोई भी देश किसी का सम्मान, दोनों देश या तीनों देश, वैसे में बात करी जाए, इजराइल को भी बीच में लाना चाहिए, क्योंकि इजराइल ही मुख्यतः इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और इजराइल और युद्ध तो ईरान का ही है, यूएस तो अब ये जो कंट्री है तीनों आपस में एक अपनी ईगो की लड़ाई लड़ रही है और इसमें अपना वर्चस्व दिखाने वाली बात है। पूरे मिडिल ईस्ट में कौन भारी रहता है, ऐसे में कोई भी देश झुकेगा नहीं, और जब झुकेगा नहीं तो लड़ाई बढ़ती ही जाएगी और इसका अंत होना बहुत मुश्किल है जब तक कोई एक देश बड़प्पन ना दिखाए किसी तरह से। और इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है विकास की कोई देश बड़प्पन दिखाएगा। हालांकि कोई भी जंग तभी रुकती है जब दोनों देशों की तरफ से कोई सहमति बने और एक को छोटा और थोड़ा एक को बड़ा रहने दिया जाता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, बड़प्पन दिखा पाएगा अमेरिका? इन्हीं मुद्दों को लेकर तो बातचीत हो रही है, और क्या कुछ ईरान के अधिकार है वो भी हर कोई समझ रहा है। न्यूक्लियर पार ईरान को बनना है किसी भी तरह से, और ये संभव नहीं है, ये अमेरिका को रास नहीं आएगा। और बाकी मुद्दों को लेकर बात करें, लेबनान को लेकर विरोध जताया जा रहा है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर बिल्कुल नहीं लगता कि अमेरिका मानेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ट्रम्प के जो है सेकेंड टेन्योर की अगर बात करें तो उनके स्टेटमेंट ऑलवेज जो है कंट्रोवर्शियल रहा है, और कभी क्या बोल देते हैं, हर 10 मिनट्स में 20 मिनट्स में उनका डिफरेंट वर्जन हो जाता है। हम लोग तो देखते आए हैं सेकेंड टेन्योर में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प जो है अभी डेस्परेट है और वर्ल्ड को एक डेंजर जोन में वो धमका करके मुझे लग रहा है कि वो भेजना चाह रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 13,000 सोल्जर्स जो है पाकिस्तान का, वो जो सऊदी अरबिया में गया है, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक जो डील हुआ है कि अगर कोई भी हमला अगर करता है सऊदी अरब पे तो वो पाकिस्तान पे समझा जाएगा, और पाकिस्तान पे अगर कोई हमला करता है तो सऊदी अरब पे समझा जाएगा। तो इसी एग्रीमेंट के आधार पे जो है वहाँ पे 13,000 सोल्जर्स गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मोबिलाइजेशन जो है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम लोग ये वार्ता फील होने के बाद इस तरह का देख रहे हैं। उसी तरह से हम लोगों ने आज देखा कि इराक के राजदूत को जो है सऊदी अरब ने बुलाया कि आप इराक की ज़मीन से जो है ड्रोन का हमला हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका चाह रहा है कि वर्ल्ड के ऑल कंट्रीज जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाए। जिस तरह से आप टैरिफ की बात कही जा रही है कि ईरान अगर चाइना अगर वेपन्स और आर्म्स अगर या ड्रोन या मिसाइल या वो कुछ भी जो है अगर वो ईरान को देता है तो उस पर टैरिफ लगाएंगे। आज का ये भी एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि ईरान और रशिया के राष्ट्रपति ने जो है बात किया है, जो भी मुझे लग रहा है कि डेवलपमेंट हुआ है पीस टॉक के दौरान। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है किसी न किसी रूप से अब उनको लग रहा है कि वर्ल्ड को हम थोड़ा डेस्परेट करेंगे ताकि ईरान पे जो है वो दबाव और बढ़ेगा, और जो उनका लक्ष्य है वो प्राप्त करने का, जैसे कि ईरान के जो राजदूत हैं उन्होंने यही बोला कि अनलिमिटेड डिमांड्स जो है अमेरिका द्वारा किया गया, इसलिए जो ये टॉक्स फेल हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प का ये अप्रोच है कि अब वर्ल्ड जो है ईरान को बिल्कुल, यानी कि ट्रम्प की अप्रोच ये है कि जो वर्ल्ड के बाकी देश हैं वो भी ईरान पर एक तरह से फोर्स करें, उनको भी मजबूर किया जाना चाहिए कि ईरान को लेकर वो भी थोड़े सख्ती दिखाएं। लेकिन कैसा हो पाएगा ये देखना होगा। और ऐसे में मेरा सवाल माथुर जी से भी यही है। माथुर जी, क्या वाकई ये संभव हो पाएगा? अमेरिका जो चाह रहा है कि आप ईरान के बिल्कुल हितों को नजरअंदाज कर दे, तो क्या ईरान ऐसा होने देगा? अगर होने देता तो इतनी बर्बादी क्यों करवाता आपने? नहीं, इसमें ऐसा है कि जो अमेरिका ने 3 शर्तें रखी थी, उसमें पहले शर्त ये थी कि आपके जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है इसको आप कंट्रोल करिए। दूसरी शर्त ये थी कि आपको जो भी आपके पैसा जो फंसा हुआ है कहीं दुनिया भर के अंदर वो हम आपको दे देंगे। और इन 3 शर्तों के ऊपर जब बातचीत हुई तो उस समय जब बातचीत थी तो उसमें उनको जो आधार दिया वो ठीक ठाक दिया, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अगर ईरान मान लेता तो शांति हो जाती थी। अब यहाँ अमेरिका गड़बड़ ये कर रहा है कि अब जल्दीबाजी कर रहा है कि वो जो जहाज वहां से निकल रहा है सब पे वो टैक्स लगा रहा है। तो वो टैक्सिंग अगर नहीं करे तो अपने आप थोड़े दिन में जिन देशों को टैक्स भरना पड़ेगा वो खुद ही अमेरिका के पास आएंगे, भाई आप भी कुछ करो भाई, हमें भरना पड़ रहा है। तो ये लॉबी उसको लोगों का ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलेगा। पर जल्दीबाजी कर रहे हैं ट्रम्प, उनको हर चीज की पता नहीं क्यों इतनी जल्दी है। शांतिपूर्ण ढंग से अगर वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोल दें
तो ये सामने सब एकदम उनके फेवर में दुनिया चली जाएगी। तो स्ट्रेटेजिकली उनको समझना चाहिए कि इस समय अगर स्टेट ऑफ हार्मोज खोल देते हैं, उस पर कोई झगड़ा नहीं करे किसी के साथ, इधर ईरान पर दबाव डालें कि भाई आप यहाँ कोई टोल टैक्स वसूली नहीं करेंगे, दूसरा न्यूक्लियर एनरिचमेंट को खत्म कर देंगे, तीसरा आपके पास जो पैसा फंसा हुआ है दुनिया का पिछले 40 साल से जो आपका दुनिया भर में पैसा फंसा हुआ है, ये अमेरिका दिला देगा ईरान को, तो आपके पास फाइनेंशियल एनरिचमेंट आ जाती है, आपको किसी आसपास के देशों पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। ये 2-3 चीजें जो हो रही हैं उनके फेवर में, और क्यों उस शर्त को नहीं मान रहे हैं? क्या हुआ कि जब वो पाकिस्तान के अंदर बैठे मीटिंग चल रही थी होटल के अंदर, उसी होटल में थोड़ी देर में आपकी न्यूज पोर्टल्स लगे थे, उस पर मैसेज आने लगा कि पाकिस्तान इधर मीटिंग कर रहा है, उधर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को 13,000 सोल्जर साथ में एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स उनको दे रहा है और वहाँ पहुंचा दिए गए। ये खबर वहाँ जारी की जा रही है। तो ऐसे में अपने शांति वार्ता में शामिल तो हुए, पर शांति वार्ता में सही ढंग से भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। तो एक तरीके से पूरी उस वार्ता को तोड़ने की कोशिश हुई, और उसके अंदर कुछ शर्तें, अच्छा फिर क्या था कि जो शर्तें भेजी गई थी वो फारसी में लिख के भेजी गई थी पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान में लोग फारसी पढ़ लेते हैं। अब ईरान के लोग तो, अमेरिका के लोग तो फारसी नहीं पढ़ पाते, तो पढ़ के उसके अंदर उन्होंने उसके चेंजेस किए, उसका अनुवाद करवाया गया। अनुवाद में इन्होंने अपने ढंग से कुछ चीजें डाली, जिसके अंदर एक पॉइंट नहीं था जो इन्होंने डाला, इसमें ये लेबनान को शांति वार्ता में शामिल करने का फेज इन्होंने डाला, पाकिस्तानियों ने डाला। हाँ। ये उनकी ईरान की तरफ से नहीं था जी। और इसको डलवाने के पीछे जो उसके पीछे डलवाने वाला पॉलिटिक्स थी वो थी इजराइल की तरफ से। इजराइल ने जो मुनीर, जो वहाँ के मिलिट्री चीफ हैं, उनको समझाया कि भाई इसके अंदर इसको डालो, पीस में डालो, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग प्रकार की थी। उनको वहाँ जो इनके जो लोग छुप के बैठे थे बंकर्स के अंदर, वो बाहर नहीं निकल रहे थे। उसमें से जो उनका चीफ था नईम कासिम, वो उसके पास कोई गैजेट भी नहीं रखता था वो। तो ऐसे में इस आदमी से कांटेक्ट कैसे किया तो निकाला कैसे जाए बाहर। तो इस तरीके से उन्होंने दाना डाल के उसको बाहर निकाला, जैसे ही बाहर निकला इमीडिएटली उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये स्ट्रेटेजी तो अमेरिका ठीक चल रहा है, पर इजराइल तो स्ट्रेटेजी बेसिकली इजराइल की होती है और अमेरिका इसको संभाल के चला रहा है। पर ये जो थोड़ा बंदरगिरी जिसको बोलते हैं ना, बंदर होने का है कि काम होने के पहले तो हम आपको पहले लग रहा है सिर्फ पाकिस्तान इतना बड़ा फैसला ले सकता है इजराइल के कहने पर कि इस पॉइंट को उन्होंने ऐड ऑन कर दिया कि लेबनान की शांति की बात करें? लिया उन्होंने उनकी शर्तों में उन्होंने डाला है, जो 15 पॉइंट उन्होंने भेजे हैं। इसी को लेकर एक चर्चा और करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर बता दें, ईरान के खिलाफ इजराइल की बड़ी तैयारी। ईरान के खिलाफ इजराइल ने तैयारी कर ली है। आईडीएफ चीफ ने सैनिकों को आदेश दे दिए हैं, ईरान से युद्ध के लिए तैयार रहें। आईडीएफ चीफ कह रहे हैं कि ईरान से युद्ध के लिए तैयार रहें, यानी हमला हो सकता है अब इजराइल की तरफ से ईरान पर। ईरान के खिलाफ इजराइल की बड़ी तैयारी मानी जा रही है, जिसमें कि आईडीएफ चीफ ने सैनिकों को आदेश दिए हैं। तो ईरान से युद्ध के लिए तैयार रहें, ये आईडीएफ चीफ का कहना है। तो तैयारी अब देखिए, जिस तरह से लगातार जो है इजराइल के हमले होते रहे हैं, हमने देखा लेबनान में हो रहे हैं, ईरान पर भी कई बार अटैक किया और एक बार फिर से यहां पर चेता दिया गया है कि तैयार रहे सेना, कभी भी हमला ईरान पर किया जा सकता है। आशीष साय साहब, आपसे हम समझेंगे कि देखिए जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, पाकिस्तान का रोल भी दिख रहा है कि यहाँ पर किस तरह से इजराइल की तरफ से बात सामने अगर आ रही है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि लेबनान को भी शांति में ऐड किया जाए, पीस टॉक में ऐड किया जाए। तो क्या ये वाकई संभव है कि एक तरह से स्ट्रैटेजी थी उस इजराइल की, जिसके लिए पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि उनके रिपोर्टर्स को यहाँ पर कवरेज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, उनकी बात मानना कितना पॉसिबल हो सकता है? और क्या कुछ सोचा पाकिस्तान ने इसको लेकर कि वाकई क्या ऐसा होगा तो लेबनान में शांति हो जाएगी? क्या पाकिस्तान ने काफी हेरफेर यहाँ पर की है पीस टॉक में? गीतू, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया था, तो आई विल रेस्ट इट देयर। लेकिन ईरान ने क्लियरली बोला था, ऑफिशियल ट्रैक्स पे भी बोला था कि लेबनान की सीज फायर हमारे लिए एक प्राइमरी प्री कंडीशन है सीज फायर टॉक्स में जाने के लिए। उन्होंने 2-3 बार इसको ऑफिशियली बोला था। आईआरजीसी ने अलग से बोला था और उनके प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर ने अलग से बोला था जी। और उसी के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली बताया कि हम इसको एकदम अलग मानते हैं, इसका अमेरिका, ईरान और इजराइल के पीस टॉक से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो लेबनान से डायरेक्टली बात भी कर रहे हैं। और ये देखें, अभी आपने एक रिपोर्ट कवर की थी जिसको रिक्वायर्ड सिंसियरिटी से फिर से एक बार मैं कवर कर देता हूँ। लेबनान के अंदर इजरायली पीएम का जाना पूरे दुनिया के सारे देशों के लिए, इंक्लूडिंग फ्रांस, इंग्लैंड, जो कहीं ना कहीं अपनी लोकल छोटे लेवल की पॉलिटिक्स के लिए एक साइड के साथ खड़े हैं, वोट पॉलिटिक्स बोले आप, डेमोग्राफी का प्रेशर बोले, वो खुल के अपनी बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको एक कम्युनिटी से डर लगता है। ये होती है लीडरशिप जो नेतन्याहू ने दिखाई। एक वॉर रिडन कंट्री जहां पे उन्होंने खुद अटैक किया हुआ है, हिजबुल्लाह वहां पे कोने कोने में है, वहां पे घुस के जाना बेंजामिन नेतन्याहू का। इसीलिए आईडीएफ
इनके लिए अपनी जान देती है। ट्रंप को उससे सीखना चाहिए कि वॉशिंगटन में बैठ के और वहां से सारे अपने युद्ध करने वाले लोगों के खिलाफ के सपोर्ट में एक स्टेटमेंट बोल देने से या उनकी डेड बॉडी रिसीव करने चले जाने से वो अपने यहाँ कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऐसे होता है मिलिट्री का लीडरशिप जो बेंजामिन नेतन्याहू ने दिलाई है। जी गीतू। बिल्कुल, और ये देखिए पीस टॉक के दौरान भी नेतन्याहू पलटे नहीं, बदले नहीं। हालांकि उन पर प्रेशर था कि कम से कम जब तक पीस टॉक हो रही है तब तक तो कम से कम लेबनान पर हमले छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है नेतन्याहू क्या उन्हें करना है। पहले उन्होंने बोल दिया था पीस टॉक सफल नहीं होगी, यानी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस वो जानते थे। तो जितनी रिसर्च यहाँ पर अमेरिका को होनी चाहिए थी, हालांकि पीस टॉक एक तरह से दिखावा रहा है और ऐसे में नेतन्याहू की तारीफ यहाँ पर करनी होगी। सवाल जवाब होंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। वार्ता विफल होने के बाद ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया था। वार्ता विफल होने के बाद ट्रंप का ये बड़ा बयान, ईरान जल्द से जल्द होर्मुज को खोले तो हमारी नौसेना होर्मुज को कंट्रोल करेगी। होर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी विकल्प है। नेटो देश होर्मुज पर मदद करने को तैयार है, अभी ट्रंप कह रहे हैं। होर्मुज में माइंस हटाने वाले जहाज भी भेजेंगे, ट्रंप की तरफ से ये बयान भी आया है। तो माइंस हटाने वाले शिप भेजेंगे नेटो देश। ब्रिटेन समेत कई देश जहाज भेज रहे हैं। ट्रंप कंफर्म भी कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे देश हैं ब्रिटेन समेत जो कि ऐसे जहाजों को भेज रहे हैं जो कि माइंस क्लियर करेंगे। तो जहाजों पर हमला हुआ तो तबाह कर देंगे। ईरान को टोल देने वाले जहाजों को रोका जाएगा और ईरान को हथियार देने वालों पर 50% टैरिफ भी लगाएंगे। और ज्यादा अपडेट के रुख कर लेते हैं विकास का। विकास, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, लगातार ट्रंप की तरफ से बयानबाजी तो की जा रही है, लेकिन जिस तरह से अभी हालात बने हैं, जिस तरह से पहले देखा कि इन्होंने जब कहा कि हम जितने भी पोर्ट्स ईरान के हैं वहां से जो भी कंट्रीज निर्यात करेंगे या जितने भी जहाज करेंगे हम उन पर अटैक करेंगे, तो ऐसे में फ्रांस, माफ किए, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इस तरह से नेवल अटैक में हम अमेरिका के साथ नहीं है। हालांकि नाटो की क्या भूमिका रहेगी, नाटो बैकफुट पर रहा है, उसने पहले भी मना किया है कि हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन क्या अब इनके कहने के बाद नाटो की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऑफिशियल अभी नाटो की तरफ से हमें इंतजार करना पड़ेगा। हालात जो बने हैं, कोशिश अमेरिका कर रहे हैं, विश्वास करें ना करें ये समझ में नहीं आता। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। नाकाबंदी के ऐलान के बाद तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। नाकाबंदी के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। 104.24 डॉलर प्रति बैरल पहुंचा है अमेरिकी क्रूड ऑयल। ये बड़ी खबर है। तेल की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और अभी मौजूदा रेट जो है वो सामने आया 104.24 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया अमेरिकी क्रूड ऑयल का ये दाम। तो यहाँ पर कीमतें बढ़ गई हैं क्रूड ऑयल की, जिस तरह से नाकाबंदी का ऐलान किया गया। और ऐसे में एक बार फिर से जो तेल की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एक बड़ा प्रेशर भी है अमेरिका पर डालेगी। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वहां के वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। विकास, इसको लेकर क्या जानकारी मिली है? देखिए, लगातार ये चीज हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये ईरान और यूएस का युद्ध ज्यादा देर चलता है तो तेल की कीमतों पे जरूर इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। लेकिन एक बात देखने वाली ये भी है कि पहले ही ट्रंप ने ये जरूर कहा था कि हमारे पास बहुत तेल है, वेनेजुएला का अपना बहुत तेल है और लोग हमसे तेल खरीदे। तो अगर उनके पास वाकई बहुत तेल है तो उनको तेल की कीमतों में पूरी दुनिया को कुछ रियायत देनी चाहिए, ताकि ईरान के तेल का असर जो है वो बाकी कंट्रीज पे ना पड़े। तो ये जरूर एक पॉलिसी होनी चाहिए थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि बिल्कुल, लेकिन विकास, एक बिजनेसमैन प्रेसिडेंट से क्या ये उम्मीद लगाना सही है कि वो किसी को रियायत के साथ तेल भेजेगा? बहुत मुश्किल है। साय सर, आपको भी शायद यही लगता होगा कि जो ट्रंप बिजनेस करते हैं उन्हें अच्छा मौका मिल रहा है और ज्यादा अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, महंगे दामों पर इस तेल को देने के लिए, वो तो ऐसा फैसला नहीं लेंगे कम से कम। लेकिन नेटो देशों को लेकर जो कह रहे हैं कि अब वो सहयोग करेंगे, माइंस जो बिछी हुई हैं उसके लिए जहाज भेजेंगे, ब्रिटेन ने ऐसा कर भी दिया है। कितने बड़े दावे हैं ये, क्या वाकई इन दावों पर विश्वास कर लिया जाए ट्रंप के? गीतू, आई विल नॉट अरेस्ट माय फीलिंग्स। ट्रंप एक डिरेंज्ड इंसान है। उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो इरेटिक है। डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड नाइट पे उनकी सोच की प्रक्रिया बदल जाती है, उनकी भाषा बदल जाती है। ये मेडिकल इश्यूज लगते हैं मुझे। और प्लस बिजनेसमैन वो वहीं तक थे जब तक उनको अपना बिजनेस एम्पायर रन करना था। अब उन्हें ये पता चल रहा है कि इंटरनेशनल इकोनॉमी टैरिफ जैसी प्लेन नहीं होती, ऑयल के दाम की तरह सीधी नहीं होती। दुनिया को वो क्या तेल देंगे? उनके अपने यहाँ $4 पर गैलन, जो कि अमेरिका ने पिछले 4-5 साल से नहीं देखा था तेल इतना महंगा। और इसकी वजह से वहां इन्फ्लेशन बहुत हाई हो रही है। तो इनको जो ये लगता था कि इतना डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, अगर डिमांड एंड सप्लाई का इशू था तो ट्रंप को ओपेक प्लस से ये बोलना चाहिए था कि अपने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाओ।
जो रिफाइनरीज तुम्हारी ठीक है उनका प्रोडक्शन बढ़ाओ, जहां से तुम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी दूसरी जगहों पे, जो कि ओपेक ने रोक रखी है, तेल है, रिफाइनरीज हैं, बियॉन्ड ईरान भी तेल उपलब्ध है, लेकिन ओपेक कंट्रीज ने तेल के दाम ना गिरने देने के लिए इसकी एक कैपिंग कर रखी है। ये पिछले कई दशकों से हो रहा है कि तेल उपलब्ध है, लेकिन जी हम इतना पर मिलियन डॉलर, इतना मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो इससे ज्यादा प्रोड्यूस करने पे दाम गिर जाते हैं। तो ट्रंप को इन्फ्लुएंस करना चाहिए ओपेक को कि अभी हम वॉर में हैं, इंटरनेशनल क्राइसिस है, ओपेक कंट्रीज प्रोडक्शन को बढ़ा दें। जी गीतू, आप कुछ कह रही थी। बिल्कुल, और ऐसे में इसका इम्पैक्ट क्या होगा मनोज? अगर हम समझते हैं तेल के दाम बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है जो अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की वो चरमराती हुई नजर आएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को पहले मुझसे बता देते हैं। ईरान अमेरिका वार्ता फेल होने पर ऑस्ट्रेलिया का रिएक्शन, ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान अमेरिका वार्ता फेल हुई और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का रिएक्शन आता है। ऑस्ट्रेलिया ने फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है। तो ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग का स्टेटमेंट, हम इस संघर्ष का शीघ्र समाधान चाहते हैं। पेनी वोंग ये कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का रिएक्शन सामने आ रहा है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम इस संघर्ष का शीघ्र समाधान चाहते हैं। मामला बहुत गंभीर हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री अगर ये कह रहे हैं तो ये समझा जाए कि बहुत ज्यादा चिंता की बात है। विकास, पहले अपडेट दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगी। पिछले कई दिनों से यही कर रहे हैं कि इसका जो असर है पूरी दुनिया पे पड़ेगा, और ऐसे में अब आहिस्ता आहिस्ता करके सब देशों को शांति समझौते की तरफ यूएस को और ईरान को और इसराइल को खासकर खींचना होगा और उन्हें कहना होगा बैठ के टेबल पर कहीं टॉक कीजिए, कुछ चीजों पे बैठ के कहीं ना कहीं सहमति जताइए ताकि पूरी दुनिया पे इसका असर न पड़े। अब जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये बयान आया है, मुझे लगता है आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में हर कंट्री की तरफ से इस तरह से बयान आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। और यानी कि विकास, जो ट्रंप चाहते थे विश्व के बाकी देश भी इन्वॉल्व हो जाएं, कुछ कहें, कुछ बयान दे, वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोज सर, क्या मानते हैं? सर अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रंप का ये जो है प्रेशर टैक्टिक्स है ईरान पे। जिस तरह से ईरान ने अपने आप में जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं हॉर्मुज़ से जो भी जो है शिप जाएगा उसको हम टैक्स लेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट दौर का अगर वार्ता होता है तो ईरान का अमेरिका का जिस तरह से रुख है कि हम चेक करेंगे कि वो टैक्स दिया है नहीं दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है प्रेशर टैक्टिक्स मुझे लग रहा है कि अमेरिका द्वारा किया गया है ताकि एटलीस्ट इस पे वार्ता हो। क्योंकि अगर युद्ध मान लिया जाए खत्म ही होता है, एग्रीमेंट भी हो जाता है, तो अमेरिका को बोलने के लिए क्या होगा? वो कहेगा कि आपने जो है रिजीम चेंज करने के लिए गए, आपने वो भी नहीं कर पाया और अननेसेसरी जो है हॉर्मुज़ में आपने जो है टैक्स वहाँ पे लगवा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका के साइड से। और आज भी एक स्टेटमेंट आया है वो ईरान के राजदूत का कि अमेरिका, भारत और रशिया और चाइना को जो है मिल करके जो है शांति वार्ता को जो है आगे बढ़वाना चाहिए। और उनका ये कहना था कि जब ये फेल हो गया पाकिस्तान में, जो ये वार्ता फेल हुआ था राउंड का, इसको कंटिन्यू करने के लिए जो है सेकेंड राउंड के लिए जो है अमेरिका, इंडिया को और रशिया को और चाइना को जो है साथ में आना चाहिए। आज अबू धाबी के किंग हैं, वो भी आज चाइना के दौरे पे है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी तरफ से जो है एक प्रेशर बनाने के लिए सभी कंट्री कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से अभी ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेटमेंट आया है कि वो कहा है कि जो है ये सीज फायर है, इसी बीच में जो है वार्ता सफल होना चाहिए, क्योंकि ये 15 दिन का जो अब सीज फायर रखा गया है। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड और फ्रांस ने बोला है कि लेबनान को भी टॉक पे लाइए, क्योंकि आज भी हम लोगों ने देखा कि नेतन्याहू ने लेबनान में वहाँ जाते हैं और वहाँ पे सैनिकों को मोरल बूस्ट करने के लिए युद्ध में जो है वो कंटिन्यू करते रहे, लड़ते रहे, लेबनान हमला करते रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक जो है अमेरिका वो कंट्रोल नहीं करेगा इजराइल को, मुझे लग रहा है कि ये तरह का स्थिति कंटिन्यू रहेगा। अब अमेरिका, मुझे लग रहा है कि अमेरिका अगर बोले और इजराइल इस तरह से अटैक लेबनान पे किया है वो बंद ना हो, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है खुलेआम जो है उसको छोड़ दिया है इजराइल को कि तुमको जो करना है करते रहो, लेकिन हम दूसरे टाइप से जो है डिक्टेट करेंगे वार्ता में, और जो भी हमारे अमेरिका के लिए वो फेवरेबल कंडीशन होगा उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आपने बोला कि भारत का क्या रोल हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली भारत न्यूट्रल रोल रहा है और भारत
चाहे कि कोई भी कंट्री में शांति रहना चाहिए। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि विदेश मंत्री जो है यूएई के शासनाध्यक्ष से बात कर रहे हैं, और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनसे भी वार्ता कंटिन्यू है। वहीं इजराइल के राजदूत भी जो है यहाँ पे इंडिया में है, और उनका भी स्टेटमेंट हमको जो है मिलते ही रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है माइन्यूटली जो है ऑब्जर्व कर रहा है कि अगर चांस मिलता है तो जरूर वहाँ मीडिएट के लिए आगे आएगा। टॉक सेकेंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, मुझे लग रहा है इंडिया एक सुटेबल कंडीशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अमेरिका के साथ इंडिया का संबंध बढ़िया है, इजराइल के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, मिडिल ईस्ट के साथ भी है, रशिया के साथ भी है। बिल्कुल, यानी कोशिश होगी कोई बीच का रास्ता भारत की तरफ से निकल जाए, कोई मध्यस्थता जो है वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले। और रितेंद्र माथुर जी, और ये जो पूरा प्रकरण इस वक्त चल रहा है, इसका बड़ा इंपैक्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट पर पड़ रहा है। लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें हलचल मची हुई है। लग रहा है कि कहीं दाम जो है वो बढ़ ना जाए तेल के, गैस के, और इसका एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर देखने को मिले। क्या लग रहा है, कितना बड़ा असर हो सकता है? जी, ये असर तो इस पे दुनिया के सब देशों पर पड़ेगा। और जो तेल के महंगाई बढ़ने से तो देश की बाकी सब चीजें, जो तेल के ऊपर आश्रित सिस्टम है हमारे देश का, ट्रक्स चलते हैं या बाकी सिस्टम चलता है, तो उसके ऊपर असर पड़ेगा, भारत के ऊपर असर पड़ेगा और दुनिया के देशों में असर पड़ेगा। यहाँ हम लोग सारी चर्चा कर रहे हैं, पर हम ईरान की जनता के बारे में बात नहीं कर पा रहे। ईरान की जनता सबसे ज्यादा परेशान है जी। उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, बिल्कुल, बच्चों के लिए दूध नहीं है, और सब महंगा मिल रहा है। ये सब स्थिति ईरान के सामने है। तो ईरान के अंदर जो जनता है उसका अनरेस्ट बढ़ रहा है वापिस। ये अनरेस्ट का फायदा अमेरिका उठा रहा है, ये बात भी, और इजराइल भी उठा रहा है इसका फायदा। अनरेस्ट बढ़ेगा तो लेकिन माथुर सर, लोगों का, क्या आपको लग रहा है ईरान वाकई सोच पा रहा है अपने देश के लोगों के लिए? बाकी सब चिंतित हैं कि वहां की जनता परेशान हो रही है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है, लेकिन क्या ईरान के जो शीर्ष नेता हैं, जो भी बचे हुए हैं, क्या वो सोच पा रहे हैं इस बात को? नहीं सोच रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है वो अपनी जनता से ज्यादा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना देख है। अगर वो चाहते होते यही तो इमीडिएटली बैठ जाते। अमेरिका ने अच्छा प्रस्ताव दिया था कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करिए अपना, वो कर देते। दूसरा, इमीडिएटली वो ये प्रोग्राम बंद करते, स्टेट ऑफ हार्मोज से झगड़ा खत्म करते, और अमेरिका से बोलते हम आपकी शर्तें मान रहे हैं, आप हमारा दुनिया भर का जो पैसा है हमको दे दीजिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसा है जो फंसा हुआ है इनका। और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि दुनिया के जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स वर्ल्ड में चल रहे हैं, जो प्रॉक्सी वॉर करते हैं, इसकी सबकी फंडिंग ईरान करता है। अब जो भी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है सबकी फंडिंग ईरान के यहाँ से हो रही है। अब ईरान क्यों फंडिंग कर रहा है, जबकि 40 साल से तो ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, फिर फंड किधर से लाता है? तो ये फंड्स लेने के, इनका जो चोरी छुपे जो तेल बेचते थे ये लोग, उससे जो पैसा आता था उससे वो टेररिस्ट आउटफिट्स को फंडिंग कर रहे थे। तो सारी दुनिया के अंदर टेररिज्म के ऊपर तो ये एक टेररिस्ट कंट्री बोलना चाहिए इसको, ईरान को। सीधे तरीके देखने वाला देश नहीं है। इसलिए इसको, इन लोगों के अंदर इनको समझाया जाना, और दुनिया में जो भी शांति वार्ता होती है अब आने वाले समय में, उसमें भारत की भूमिका लेनी चाहिए। अब हम पाकिस्तान तो चला गया, और पाकिस्तान के कुछ समर्थक देश हैं उनके देश के, और कुछ मौलाना लोग दुनिया भर में कहते हैं कि अब शांति वार्ता बहुत बड़ी आयोजित करी हम पाकिस्तान ने, तो उसको शांति का नोबेल प्राइज दे दिया जाए पाकिस्तान को। अब अपने को लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बहुत ही कुछ जो उन्होंने जो रोल निभाया वो तो बहुत ही अनसैचुरेटेड रोल था उनका। तब ऐसे में अपने को देखना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं, ये समझने वाली बात है। बिल्कुल, और बहुत बड़ी बात आपने, बहुत बड़ा सवाल भी उठा दिया माथुर सर कि देखिए ईरान की जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा है। और अगर हम बात करें शायद सर यहाँ पर, तो ट्रंप ने उस वक्त ईरान की जनता से कहा था प्रोटेस्ट कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, और ये जो मौजूदा शासन उस वक्त चल रहा था खामेनेई का, उससे आपको निजात दिलाऊंगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे बेरोजगारी थी, महंगाई थी, लेकिन अब तो वो फंस चुके हैं। ईरान की जनता तो ठगा सा महसूस कर रही होगी अपने आप को। ये तो IRGC के मिलिट्री विंग एक प्रॉपर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ईरान की जनता इस समय बेचारगी में है। उन्होंने कोशिशें की, उनको हथियार सप्लाई किए गए, उनको सपोर्ट दिया गया, लेकिन उसको IRGC ने फिर से इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके और मेजर किलिंग करी है। छोटे छोटे लड़कों को, 18-20 साल के लड़कों को सरेआम मार दिया है, क्योंकि उन्होंने कुछ फ्रीडम की बात कर दी थी ड्यूरिंग दी वॉर। तो IRGC इससे एक्सपेक्ट ना करें, और उस चक्कर में ईरान की जनता अपराइजिंग नहीं कर पा रही है। ये अमेरिका को ही अनफॉर्चुनेटली IRGC की कमर तोड़नी पड़ेगी। इसीलिए इस युद्ध का लॉजिकल कंक्लूजन IRGC की थोड़ी और सप्रेशन या डिग्रेडेशन की जरूरत है जी। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता जी गीतू। तो लेकिन सर अमेरिका सोच क्या रहा है? करना है तो कुछ करे। अभी जिस तरह से ट्रंप बार बार बयान बदल रहे हैं, IRGC को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट जो है एक बड़ी मुश्किल जो है अमेरिका के लिए बन चुका है, क्या उससे बाहर निकल पाना अमेरिका के लिए आसान हो पाएगा?
बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। दोनों तरफ का जो बिहेवियर है उसको आप मैप नहीं कर पा रहे हैं, हम मैप नहीं कर पा रहे हैं कि अगला क्या होगा। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आज 1400 GMT से पहले अमेरिका एक बार फिर से टाइमलाइंस को चेंज करेगा, एक आखिरी मौका देगा ईरान को कि हम अभी ये हमले रोक रहे हैं, सीज फायर अभी कंटिन्यू करेगा, कम बैक टू द टॉकिंग टेबल। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है गीतू। हाँ बिल्कुल। और ऐसे में मनु सर, आप क्या मानते हैं फिलहाल जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, कोई रास्ता आपको दिख रहा है अमेरिका कोई रास्ता ऐसा निकालेगा? क्योंकि अभी एक तरह से हम देखें नाकेबंदी अगर हो जाती है उसका एक बड़ा असर दिखाई देगा। सही बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को जो है आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका जो है डेस्परेट मोड में आ गया है। और अगर ये युद्ध अगर समझ लीजिए अगर कंटिन्यू होता है तो यूक्रेन और रशिया के वार का क्या होगा। जिस तरह से EU और नाटो ने कहा है कि हम अमेरिका को जो है ईरान में साथ नहीं देंगे, तो फिर अमेरिका भी जो है यूक्रेन और रशिया में जो वार हो रहा है उसमें यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर में जो है फिर से अमेरिका का शाख जो है वो गिरेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वो जो भी डेस्परेशन में जो भी स्टेटमेंट दिया रहा है वो चेंज होगा। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ट्रम्प का पता नहीं लगता है कि वो डिस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट, अनप्रेडिक्टेबल है ट्रम्प के बारे में पता नहीं लगता है वो कब किस बात को लेकर बयान दे। और अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ट्रम्प के जो फैसले सामने आ रहे हैं, नाकेबंदी की जाएगी, हॉर्मुज में नेटो देश मदद कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कितनी सही साबित होती हैं और क्या कुछ बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।